मीटिंग रूम में सन्नाटा सा छाया था। सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे और एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। एक इंसान चिल्लाकर बोला, मैं अभी भी तुम लोगों को एक और मौका दे रहा हूँ। जिसने भी गलती की है वह चुपचाप अपनी गलती मान ले, नहीं तो बाद में मुझे पता चला तो मैं उस इंसान को माफ नहीं करूंगा। और आपको तो पता है ना कि मैं इस इंसान को किस तरह से सजा दूंगा। तो मुझे चुपचाप बता दो किसकी गलती थी, किसने टेंडर की कोटेशन लीक करवाई थी। सब लोग बस खामोश होकर एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था किसने रॉय ऑफ कंपनी के साथ गद्दारी की थी। सब लोगों को ऐसे शांत बैठे हुए देखकर रॉय ऑफ ग्रुप के सीईओ आदित्य रॉय से रहा नहीं गया। उसने अपने असिस्टेंट दीपक चौधरी को बुलाया। दीपक अंदर आते हुए, सर आपने बुलाया? आदित्य दीपक की तरफ देखकर, फिर सब लोगों की तरफ देखकर, इन लोगों में कोई बता नहीं रहा है कि किसने टेंडर की डिटेल लीक की थी, पर मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वह पूरा हुआ। मतलब मैंने इस मामले को पूरी इंक्वायरी करने को कहा था तो वह तुमने की। दीपक कुछ पेपर आदित्य की ओर करते हुए, सर इंक्वायरी करने के दौरान मेरे हाथ ये डॉक्यूमेंट लगे हैं, इसमें सारी सच्चाई है। कुछ समय पहले रॉय ऑफ ग्रुप कंपनी एक प्रोजेक्ट पाने के लिए एक टेंडर भरा था जिसमें बहुत सारी कंपनियां भी शामिल थीं, पर आदित्य के पास एक न्यूज आई थी कि किसी ने उसके टेंडर की कोटेशन दूसरी कंपनी मतलब आदित्य की कंपनी के बिजनेस राइवल मल्होत्रा की कंपनी को लीक कर दी है, जिसके कारण वह रॉय ऑफ ग्रुप कंपनी को प्रोजेक्ट न मिलकर मल्होत्रा कंपनी को मिलता है। पर जब आदित्य के पास ये न्यूज आई तब उसने स्मार्टली अपनी कोटेशन बदलकर कुछ और भर दी थी। इसके कारण आदित्य की कंपनी को प्रोजेक्ट तो मिल गया था। बाद में उसने इंक्वायरी करवाई तब आदित्य को पता चला कि उसी के कंपनी में किसी ने ये काम करवाया था। इसलिए आदित्य ने अपने असिस्टेंट को बोला, तुम इस मामले की तह तक जाओ और पता लगाओ कि किसने दगाबाजी की है। ये सुनकर असिस्टेंट उस काम में लग जाता है। बाद में आदित्य सबको मीटिंग रूम में बुलाता है। अभी का समय डॉक्यूमेंट पढ़कर आदित्य आयुष को पूछता है। आदित्य आयुष की तरफ देखकर, तुम टेंडर की फाइल सबमिट करने गए थे ना? आयुष आदित्य की तरफ घबराते हुए देखकर, हाँ सर, पर सर मैंने कुछ नहीं किया। आदित्य आयुष की तरफ शांत होते देखकर, मैंने तुमसे कुछ कहा। ये सुनकर सब लोग आयुष की तरफ देखने लगते हैं, पर आदित्य अपनी बात कंटिन्यू रखकर कहता है। आदित्य थोड़ा सीरियस होकर और आयुष की तरफ देखकर, पर हाँ, तुमसे लापरवाही तो हुई है तो तुम्हें सजा तो मिलेगी। तुम अभी जाओ और सामान बांधो। जब आयुष ने ये सुना तब वह आदित्य से बोला। आयुष आदित्य की तरफ देखकर और उसको समझाकर, सर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज आप मुझ पर विश्वास कीजिए। सर मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने कभी भी अपने काम में दगाबाजी नहीं की है, प्लीज सर। आदित्य आयुष की बात सुनकर और सीरियस होकर कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। आयुष बस उदास होकर वहाँ से जा रहा था, पर आयुष को उदास होते देखकर वहाँ का एक इंसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उस इंसान का नाम पीयूष सक्सेना था। पीयूष सक्सेना आदित्य की कंपनी का बहुत पुराना एम्प्लॉय था। जब आदित्य वहाँ मीटिंग रूम से जा रहा था, आदित्य ने अचानक आयुष को रोका और कहा, तुमने मेरी पूरी बात भी नहीं होने दी और इस मीटिंग रूम से जाने लगे। तब अचानक मीटिंग का माहौल वापस सीरियस हो गया। सब लोगों के चेहरे डर के कारण काले पीले पड़ने लगे। सबसे ज्यादा डर पीयूष सक्सेना के चेहरे पर था। आयुष ने घूमकर आदित्य के साइड देखा जो अभी भी सीरियस था। आयुष आदित्य की तरफ देखकर, मतलब सर। आदित्य आयुष की तरफ देखकर, उसके बाद अपनी नजर घुमाकर और पीयूष की तरफ करके, तुम मिस्टर सक्सेना के केबिन में जाओ और उनका सारा सामान पैक कर दो। ये सुनकर पीयूष सक्सेना कुर्सी से उठकर बोले। पीयूष आदित्य की तरफ चौंक कर और घबरा कर, बेटा तुम ये कह रहे हो मैंने ऐसा क्या किया है? आदित्य पीयूष सक्सेना की तरफ गुस्से में देखकर, सीरियसली अंकल अभी भी आप ये पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है? मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आपने ये क्यों किया? पीयूष ये सुनकर और भी ज्यादा डर कर और अपने सिर का पसीना पोंछकर, मैंने क्या किया? आदित्य पीयूष के सामने कुछ तस्वीरें फेंक कर, ये किया आपने? आप ये कैसे कर सकते हो? आप मेरे समय से नहीं, आप मेरे पापा के समय से इस कंपनी में काम कर रहे हो और आपने ये किया? मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। आप मुझे छोड़कर उस मिलिंद मल्होत्रा के आदमी बन गए हो। जब पीयूष सक्सेना ने डेस्क पर फोटोज देखे तो वह शॉक्ड हो गया। उसके शॉक्ड के
के कारण उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। उसके साथ सब लोगों ने भी ये सारी तस्वीरें देखी। वे लोग भी शॉक्ड हो गए। आदित्य अपनी बात कंटिन्यू रखकर बोला, आदित्य सब लोगों की तरफ देखकर सीरियस और तेज आवाज में, शायद आप सब भूल गए हो कि आप सब लोग रॉय ऑफ ग्रुप कंपनी में काम करते हो। इस कंपनी में आप सोचकर भी कोई चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इस कंपनी में ऐसे ऐसे जगह पर कैमरा फिट करवाए हैं कि आप कभी भी उस कैमरे को नहीं देख पाएंगे, पर आप उस कैमरे में कैप्चर हो जाओगे। पीयूष आदित्य की तरफ देखकर और माफी मांगकर, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे एक मौका दे दो, मैं वापस से ये सब नहीं करूंगा। आदित्य पीयूष की तरफ देखकर और कड़वी हंसी हंसकर, अंकल आपको भी पता है मैं किसी को भी एक मौका नहीं देता। आप किसी और चीज में दगाबाजी करते तो एक बार मैं भूल जाता, पर इस चीज में आपको भी पता है मैं मिलिंद मल्होत्रा से कितनी नफरत करता हूँ। उसके बावजूद आपने ये किया। सॉरी अंकल, आपको मैं माफ नहीं कर सकता। पीयूष आदित्य की तरफ देखकर और उसको समझाकर, बेटा मैं मानता हूँ गलती हुई है, पर तुम भूल गए हो कि मैंने इस कंपनी में कितने साल दिए, वही देखकर मुझे एक मौका दे दो। ये सुनकर आदित्य हल्का सा हंसकर कहता है, आदित्य पीयूष के सामने देखकर, अंकल आप इतने साल इस कंपनी को दिए हैं, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रहा हूँ, नहीं तो आप अभी पुलिस स्टेशन में होते। मैं तो आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, आप बिना कुछ सीन क्रिएट किए चले जाएं। जब पीयूष ने ये सुना तो वह बस गुस्सा होकर वहां से जाने लगा, पर जाते जाते उसने मन ही मन में सोचा, तुम कितने साल अपनी कंपनी को संभाल पाओगे? एक न एक दिन मिस्टर मल्होत्रा इस कंपनी को स्टोर कर ही देंगे, तब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अपनी अकड़ दिखाते हो। जब पीयूष वहां से चला गया, माहौल में वापस से सन्नाटा छा गया। तब आदित्य ने अपने असिस्टेंट दीपक को बुलाता है और कहता है कि तुम पीयूष अंकल के घर पर 5 लाख का चेक भिजवा देना। तब दीपक कहता है, पर सर उन्होंने जो किया है फिर भी। तब आदित्य कहता है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, पर मैंने जो कहा है वह कर दो। तब दीपक बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला देता है। वापस आदित्य दीपक से पूछता है, और कोई आज के लिए अपॉइंटमेंट है क्या मेरी? तब दीपक थोड़ा झिझक कर बोलता है, सर आपको एक पार्टी में जाना है। तब आदित्य दीपक की तरफ कंफ्यूज होते देखकर पूछता है, कौन सी पार्टी? तब दीपक बोलता है, सर वो मिलिंद सर की पार्टी में। जब आदित्य ने ये सुना तब उसका चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से में बोला, मिलिंद मल्होत्रा की पार्टी? तब दीपक कहता है, हाँ सर, उन्होंने आपको इनविटेशन कार्ड भिजवाया है और खास कहा है कि आपको पार्टी में आना ही है, और कहा है कि आप पार्टी में आओगे तो उनको और उनकी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा। जब आदित्य ने उनकी वाइफ सुना तब पहले तो वह शॉक्ड हो गया और वह गहरी सोच में चला गया। उसके बाद आदित्य कड़वी हंसी हंसकर कहा, ओहो मिसेस मिलिंद मल्होत्रा ने कहा है तो अब तो जाना ही होगा। पार्टी का समय कितने बजे का है? तब उसका असिस्टेंट कहता है, सर रात के 8 बजे का है। पर सर आप जाओगे क्या? तब आदित्य थोड़ा हंसकर बोला, अरे इतने बड़े बिजनेसमैन और उनकी वाइफ ने बुलाया है तो मुझे तो जाना ही चाहिए ना। हाँ, पर उसके पहले कोई मीटिंग है क्या? तब दीपक कहता है, हाँ सर, प्रोजेक्ट के काम को लेकर आपको आज मानव कपूर से मिलना है। तब आदित्य वहां से उठकर उस मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद सब लोगों के बीच में बात होने लगती है। सब लोग एक दूसरे को यही पूछ रहे थे कि क्यों आदित्य सर मिस्टर मल्होत्रा को इतना नफरत करते हैं। तब उसमें एक कर्मचारी ने कहा, तुम्हें नहीं पता क्या, मिस्टर मल्होत्रा ने आदित्य सर की वाइफ से शादी कर ली थी। तो वह कर्मचारी ने शॉक्ड होकर कहा, क्या बात कर रहे हो तुम? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सब लोग तो ये कह रहे थे कि आदित्य सर की वाइफ ने आदित्य सर को पावर और पोजीशन के कारण छोड़ दिया था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वापस और एक कर्मचारी ने कहा, तुम्हें पता तो है ना मैम आदित्य सर से कितना प्यार करती थी। सच कहें तो उन दोनों की एक दूसरे में जान बसती थी, तो वे लोग अलग क्यों हुए? वापस से एक कर्मचारी ने कहा, वह सब तो नहीं पता मुझे, पर इतना पता है कि मैम के जाने से सर ने बस अपने काम पर ही फोकस किया है और किसी बात में नहीं। तब वापस किसी ने कहा, छोड़ो ना ये सब बातें, हमें क्या लेना देना, उन दोनों को वे लोग ही जाने। ये कहकर वो लोग भी काम पर चले गए। जब शाम के 6 बजे तब आदित्य के केबिन में दीपक आया और दीपक ने नॉक करके कहा, सर मे आई कम इन? तब आदित्य ने बिना देखे कहा, कम इन। दीपक आदित्य की तरफ देखकर और थोड़ा हिचकिचाहट के साथ, सर आपको जाना नहीं है,
आदित्य दीपक की तरफ देखकर, कहाँ दीपक? दीपक आदित्य की तरफ देखकर और उसको याद दिलवाकर, सर आपको जाना था ना मिस्टर मल्होत्रा की पार्टी में? आदित्य कुछ सोचकर और याद करके सीरियस होकर, हाँ मैं उनकी पार्टी में जाना कैसे भूल सकता हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। कुछ फाइल का काम बाकी था तो वह पूरा करके निकलने ही वाला था, पर थैंक यू वापस याद दिलवाने के लिए। ये कहकर आदित्य अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलने लगा। तब उसने दीपक की तरफ देखकर, आदित्य दीपक की तरफ देखकर, मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद अपने घर के बाहर मिलता हूँ, तो तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। दीपक आदित्य की तरफ हामी भरकर, ओके सर। ये कहकर आदित्य और दीपक दोनों चले जाते हैं। आदित्य ने पार्टी के लिए एक डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था। आज आदित्य ने जानबूझकर ब्लू कलर का सूट पहना था क्योंकि उसके पीछे एक गहरा प्यार भरा वादा था। सूट के साथ उसने हाथ में गोल्डन घड़ी पहनी थी और गले में सोने का एक ए वाला पेंडेंट पहना था, और उसने आज अपने बालों पर जेल लगाकर बहुत अच्छे से सेट किए थे। वैसे आदित्य बेहद हैंडसम लग रहा था। वैसे भी आदित्य देखने में बहुत अट्रैक्टिव था। उसके काले बाल, उसकी क्यूट पर सीधी नाक, परफेक्ट लिप्स और उसकी सीरियस वाली स्माइल जो उसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता था। आदित्य हंसने के मामले में कम था। ऐसा नहीं है कि आदित्य कम हंसता था, पर जब से उसकी लाइफ से उसकी वाइफ आदिति उसको छोड़कर गई थी, तब से बस आदित्य ने हंसना छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद दीपक आदित्य के बंगले के बाहर मिला क्योंकि वे लोग साथ में जाने वाले थे। आदित्य ने सोचा कि कार में भी थोड़ा ऑफिस का काम कर लेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे। जब वे लोग मिलिंद के घर पहुंचे, तब आदित्य का दिल पता नहीं कैसे जोरों से धड़कने लगा। गाड़ी के उतरने के बाद आदित्य मिलिंद के बंगले को देखने लगा। वह मन ही मन में सोचकर और गुस्से में बोला, इस इंसान ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। इसके साथ साथ इसने मेरी जीने की वजह भी छीन ली। मिलिंद और अदिति को क्या लगा मेरा सब कुछ छीनने से मैं मर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैं यही तो दिखाने आया हूँ कि आज मैं फिर तुमसे जीत गया। तुमने मेरी बर्बादी के लिए पार्टी रखी थी ना, पर अफसोस मैंने तुम्हें हरा दिया। अब मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। जब आदित्य ये सब सोच ही रहा था, तब दीपक गाड़ी पार्क करके और एक फूलों का बुके लेकर आ गया और उसने आदित्य की तरफ देखकर कहा, चलें सर। तब आदित्य अपने ख्यालों से बाहर निकलकर कहा, हाँ चलो। जब वे लोग अंदर जा रहे थे, तब आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगा और वह अदिति को ढूंढने लगा। वैसे आदित्य और अदिति को अलग हुए पूरे 7 साल हो गए थे, पर इस 7 सालों में एक पल भी ऐसा ना हुआ था आदित्य ने अदिति को याद ना किया हो। जब ये लोग अंदर पहुंचे, तब आदित्य को अदिति दिखी। अदिति आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसने भी डार्क ब्लू कलर की एक साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप और उसकी आंखों पर काला रंग का काजल लगा था, जो उसकी आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाती थी। अदिति की आंखें समुद्र जैसी गहरी थीं और होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक और लंबे खुले बाल। अदिति देखने में बेहद गोरी थी। वैसे भी अदिति मेकअप ना भी करे तो भी कोई अप्सरा से कम नहीं दिखती थी। अदिति इस समय अपने गेस्ट को संभाल रही थी। ऐसे अदिति को तैयार होते देख आदित्य की नजर उससे हटी नहीं रही थी। ऐसे ही अदिति को देखकर आदित्य पुरानी यादों में चला गया, जब वह अपने बेस्ट फ्रेंड विवान खुराना की शादी में गया था। बारात दुल्हन के घर के बाहर थी और सब लोग नाच रहे थे। तब आदित्य की नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है। उसने ब्लू कलर का लहंगा पहना था और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की के लंबे बाल थे। उसके चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप किया था। कानों में ब्लू झुमके थे। आंखों में काजल लगाया था। काजल के कारण उस लड़की की आंखें और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। जब अचानक हवा का एक झोंका आया और जिस तरह से उस लड़की के बाल उड़ रहे थे, तब वह लड़की बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। ब्लू कलर का लहंगा उस लड़की पर बहुत ही ज्यादा जच रहा था। उस ब्लू कलर के लहंगे में वह लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। उस लड़की का नाम अदिति अरोरा था। जब आदित्य की नजर अदिति पर गई, तो वह उसे देखता ही रह गया। उसी समय आदित्य के दिल ही दिल में एक गाना बजने लगा। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। इत्तेफाक की आदित्य ने भी ब्लू कलर का सूट पहना था। वह भी काफी हैंडसम लग रहा था। पहले तो आदित्य के दोस्त विवान महेश्वरी की पूजा करके विवान और उसके घर वालों को अंदर बुलाया। जब वे लोग अंदर जा रहे थे,
तब भी आदित्य की नजर आदिति पर ही थी। आदित्य से रहा नहीं गया और उसने विवान से पूछ लिया कि आदित्य विवान की तरफ देखकर और अदिति की तरफ नजर घुमाकर और धीरे से पूछकर, अरे ये लड़की कौन है? बहुत खूबसूरत है यार। विवान आदित्य जिस जगह पर नजर घुमा रहा था उस जगह को देखकर आदित्य को थोड़ा धमकाकर, ये लड़की अदिति अरोरा है, मेरी होने वाली बीवी सायना की बेस्ट फ्रेंड है, पर तू उसके सामने नहीं देखेगा, समझा तू? आदित्य विवान की तरफ शक भरी नजरों से देखकर, तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? तेरी शादी सायना से हो रही है, उस अदिति से नहीं, समझा तू? तुझे सायना पे ध्यान देना चाहिए। विवान थोड़ा चिढ़कर और आदित्य की तरफ देखकर, चुप कर, अदिति मेरी बहन जैसी है, समझा? और अदिति बहुत ही सीधी सादी लड़की है, तो तू उससे दूर ही रहे। आदित्य ये सुनकर थोड़ा खुश होकर, ओहो, अदिति तेरी बहन जैसी है, पर मैं थोड़ी ना ये कह रहा हूँ कि मुझे उसके साथ टाइम पास करना है। मैं सच में अदिति को पसंद करने लगा हूँ, मुझे उसे पहली नजर का प्यार होने लगा है। प्लीज ना यार, तू दोस्त होकर मेरा इतना सा काम भी नहीं कर सकता? कैसा दोस्त है तू मेरा? विवान आदित्य की तरफ गुस्से में देखकर, अरे तू थोड़ी तो शर्म कर, आज तेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है और तू ये भूल कर अपनी ही सेटिंग में लगा हुआ है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? चल तू मेरे बारे में नहीं, एटलीस्ट अपनी भाभी के बारे में तो सोच। आदित्य विवान की तरफ देखकर और उसको पूछकर, तो तू मदद नहीं करने वाला ना? विवान आदित्य को आंख के इशारे से मना कर देता है। तब आदित्य कहता है, तू मदद नहीं कर रहा है तो मैं ही अपनी मदद कर लेता हूँ। ये कहकर आदित्य अदिति को ढूंढने चला जाता है। विवान उसको रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य अदिति को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब आदित्य अदिति को ढूंढ ही रहा था, तब सामने से उसको अदिति दिखी। अदिति के हाथों में बहुत सारे बॉक्स थे। तब आदित्य मन ही मन में सोचकर कहा, मौका अच्छा लगता है, भगवान भी मेरे साथ है, इसलिए तो वह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बिना समय गवाए आदित्य अदिति के पास चला गया और पूछा, आदित्य अदिति के सामने देखकर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जब अदिति ने आदित्य को देखा तो पता नहीं कैसे वह उसको देखकर खोस ही गई। थोड़ी देर बाद अदिति ने अपने आप को संभाल कर कहा, नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। आदित्य अदिति को समझाकर, इतने सारे बॉक्स आप कैसे उठा पाएंगे, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इतना कहकर आदित्य कुछ बॉक्स अपने पास ले लेता है और अदिति कुछ बोल नहीं पाती। आदित्य अदिति के सामने देखकर, आप दुल्हन की दोस्त हो ना? अदिति आदित्य की तरफ देखकर और थोड़ा मुस्कुराकर, हाँ, मैं सायना की दोस्त हूँ, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। और आप? आदित्य अदिति की तरफ देखकर और मुस्कुराकर कुछ कहकर, हाँ, मैं भी विवान का दोस्त हूँ और वह मेरा कॉलेज का दोस्त है। आदित्य अदिति की तरफ देखकर और थोड़ा हिचकिचाते हुए, आपका नाम? आदित्य आदित्य की तरफ देखकर और मन ही मन में सोचकर, यार ये लड़का तो पीछे ही पड़ गया है, छोड़ना, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। वैसे भी शादी के बाद वापस कहाँ पर हम दोनों मिलने वाले हैं। ये सोचकर अदिति कहती है, मेरा नाम अदिति है और आपका? आदित्य आदिति की तरफ देखकर और उसे कहकर, अदिति बहुत प्यारा नाम है, मेरा नाम आदित्य है। बातें करते करते बॉक्स रखने की जगह आ जाती है, तो उन दोनों ने बॉक्स रख दिया। उसके बाद अदिति वहां से जाने लगी। जब अदिति वहां से जा रही थी तब आदित्य अदिति को रोकर और उसको पूछकर, क्या हम दोस्त बन सकते हैं क्या? अदिति आदित्य की तरफ देखकर और उसको जवाब देकर, मैं जल्दी दोस्त नहीं बनती। और वह मन ही मन में सोचती है, ये लड़का तो पीछे ही पड़ गया है। जब अदिति वहां से जा रही थी तब उसकी और सायना की दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, जल्दी चलो, हमें जूते भी तो चुराने हैं। यही कहकर वे लोग जाने ही वाले होते हैं। तब आदित्य अदिति को रोक कर कहता है, मैं आपको इस चीज में मदद कर सकता हूँ, पर आपको मेरी बात माननी होगी। ये सुनकर अदिति घूमकर आदित्य की तरफ कंफ्यूज होते हुए देखने लगती है और पूछती है, अदिति आदित्य की तरफ कंफ्यूज होते देखकर, कौन सी चीज में मदद, मैं समझी नहीं। आदित्य अदिति के सामने आकर और उसको कहकर, तुम लोग जो अभी अभी जूते चुराने की बात कर रहे थे उसमें। अदिति ये सुनकर थोड़ा हंसकर और आदित्य से पूछकर, वो कैसे? आदित्य अदिति की तरफ देखकर और फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाकर, तुम्हें मेरी दोस्त बनना होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अदिति ये सुनकर और गुस्से में बोलकर, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ढूंढ लेंगे। और वापस उसने अपने आप से कहा, ये लड़का तो पीछे ही पड़ गया है। ये कहकर अदिति वहां से चली जाती है। अदिति के जाने के बाद आदित्य थोड़ा हंसकर और अदिति को जाते देख
कर लो कोशिश, पर आप लोगों को जूते तो मिलने से रहे, क्योंकि जूते तो मैंने छिपाए हैं। ये कहकर आदित्य वहां से चला गया। थोड़ी देर अदिति और उनकी सहेलियों ने बहुत कोशिश की, पर जूते नहीं मिले। तब सब लोग यही सोच रहे थे कि क्या करें। तब सायना की माँ आई और उन्होंने कहा, अब बस शादी की रस्म थोड़े समय में समाप्त हो जाएगी, तो आप सब लोग सायना के पास चली जाना। ये कहकर सायना की माँ वहां से चली गई। जब सब लोगों ने ये सुना कि बस अभी थोड़ा समय ही बाकी है, तब सब लोग टेंशन में आ गए। तब अदिति की नजर आदित्य पर गई, जो अभी वह उन सबको ही देख रहा था और थोड़ा हंसते हंसते कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। जब अदिति ने आदित्य को देखा, तब आदित्य ने इशारे में कहा, मेरा ऑफर अभी तक ऑन है। वापस अदिति आदित्य को इशारों में ये कहा, नो थैंक यू, हम लोग देख लेंगे। आदित्य को अदिति का ये एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगा, या यूं कह दें कि आदित्य अदिति के इस एटीट्यूड पर घायल सा हो गया था। अदिति थक कर एक कुर्सी पर बैठ गई। तब आदित्य अदिति के लिए जूस लेकर आया और उसने कहा, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, मेरा प्रपोजल मान लो। तब अदिति चौंक कर अपना सर घुमाकर देखती है। तब उसकी नजर आदित्य की नजरों से टकरा जाती है और वे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अदिति ने अपनी नजर घुमाकर अपने मन में बोली, ये क्या हो गया था मुझे, मैं इस लफंडर को क्यों देखने लगी थी। पर एक बात तो कहनी होगी, ये लफंडर दिखता बहुत क्यूट है, क्या करूं, मैं इसका प्रपोजल मान लूं। पर तब वापस आदित्य अदिति को देखकर बोला, अरे आप इतना क्यों सोच रहे हो, मैंने थोड़ी ना आपसे कोई कीमती चीज मांग ली है कि आप इतना सोच रहे हो। तब अदिति आदित्य के सामने देखकर, हाँ मंजूर है मुझे, मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको आपका प्रॉमिस निभाकर मुझे जूते देने होंगे। तब आदित्य खुश होकर और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर बोला, तो आइए मैं आपको वहां पर लेकर जाता हूँ। तब अदिति शक भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखने लगती है। तब आदित्य बोला, अरे आप टेंशन मत लो, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा, आपको जूते चाहिए कि नहीं। तब अदिति अपने आप से बोली, चलने में क्या जाता है, ये करके क्या करेगा, चलो देखती हूँ। ये सोचकर अदिति बोली, हाँ चलो। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग एक जगह पर पहुंचे जहां पर जूते थे। जब अदिति ने जूते देखे तो वह बहुत खुश हो गई और खुश होकर कहा, अरे जूते रूम में ही थे, पर हमें मिले ही नहीं। अदिति जूते लेकर जा रही होती है। तब आदित्य अदिति का हाथ पकड़कर बोला, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है, तुम अपना प्रॉमिस निभाओ। हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अदिति बोली, कौन सा प्रॉमिस। आदित्य थोड़ा हंसकर बोला, ओहो ये बात है, तो तुम भूल गई और तुम मुझे ही पूछ रही हो कौन सा प्रॉमिस। तुम भूल गई हो तो ये जूते भी भूल जाओ। ये कहकर आदित्य अपने हाथ की पकड़ और भी ज्यादा टाइट कर देता है। तब अदिति कहती है, हाँ हाँ याद आ गया, प्रॉमिस। उसके बाद आदित्य अदिति को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, ऐसे जोर से खींचने के कारण वे लोग बेहद करीब आ जाते हैं। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। आदित्य अदिति की नजरें आंखों में खो जाता है तो अदिति भी आदित्य की आंखों में खोने लगती है। ऐसे खुशनुमा मौसम में एक रोमांटिक गाना बजने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद आदित्य अदिति के नाक पर चिकोटी काटकर कहता है, गुड गर्ल। आदित्य के ऐसे छूने से अदिति अलग होकर वहां से चली जाती है और ये देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अचानक दीपक आदित्य को बुलाता है और कहता है, सर सर। तब आदित्य अपनी यादों में से बाहर आता है और दीपक को शॉक्ड होकर देखने लगता है। तब दीपक आदित्य को देखकर बाजू देखकर बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बोलो, तुम क्यों मुझे बुला रहे हो। तब दीपक एक कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास दिखाकर कहता है, ये मैं आपके लिए लाया था। आदित्य गिलास को देखकर और उसको लेकर और थोड़ा ड्रिंक करके अपने मन में अपने आप से कहता है, क्यों मैं अदिति को देखकर उसकी यादों में खो जाता हूँ। मैं क्यों भूल जाता हूँ कि अदिति ने मुझे धोखा दिया है। क्यों क्यों क्यों। अदिति आज का दिन भी भूल गई होगी। आज ही के दिन 9 साल पहले मिले थे और हम दोनों ने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे। फिर 9 साल बाद हम मिले हैं, फिर तुमने और मैंने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। अपने मन में ये सब कहने के बाद आदित्य दीपक से कहता है, तुम इधर रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर आदित्य बार काउंटर के पास चला जाता है और वेटर को कहता है, एक ड्रिंक बनाकर दो। और वेटर एक ड्रिंक बनाकर दे देता है। आदित्य ड्रिंक करते करते बस अदिति को ही देख रहा था।
कभी कभी अदिति काम करते करते बालों को साइड करती तो कभी कभी बात करते करते बालों को कान के पीछे करती। आदित्य को अदिति के बाल बहुत पसंद थे। जब भी उसके बाल चेहरे पर आते तब वह और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती थी। आदित्य को ड्रिंक का नशा चढ़ने लगा था। दूसरी तरफ अदिति मेहमानों को संभालने में बिजी थी। तब मिलिंद की माँ सुभद्रा मल्होत्रा ने अदिति को बुलाया, जो रिलेटिव के साथ बातें कर रही थी। पर बात करते करते उनको रियलाइज हुआ कि वह कुछ कमरे में भूल गई हैं। जब अदिति उनके पास आई और कहा, क्या हुआ माँ, कुछ चाहिए क्या आपको? तब उन्होंने अदिति को कहा, बेटा तुम मेरा एक काम करोगी, मैं कुछ सामान अपने कमरे से लाना भूल गई हूँ, तो तुम ले आओगी। वह सामान ड्रेसिंग टेबल के पास ही रखा है। तब अदिति हंसकर बोली, ये भी पूछने की बात है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर अदिति वहां से निकलकर मिलिंद की माँ के कमरे की तरफ जाने लगी। तब आदित्य ने देखा कि अदिति वहां से जा रही है, तो वह अदिति के पीछे पीछे जाने लगता है। जब अदिति कमरे में पहुंची और ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची और वह चीज लेकर पीछे मुड़कर निकलने वाली थी, तब आदित्य कमरे में पहुंचा और उसे पीछे से पकड़ लिया। जब अदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो वह शॉक्ड हो गई और अपने आप को आदित्य की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करने लगती है। अदिति शॉक्ड होकर और आदित्य की तरफ देखकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दो, हम दोनों अलग हो गए हैं, क्यों तुम अब तक मेरे पीछे पड़े हो? आदित्य अदिति को और जोर से पकड़ते हुए, मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तक तुम मुझे असली वजह नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अदिति ये सुनकर और गुस्से में बोलकर, मैंने तुम्हें वजह बता दी है तो तुम्हें वो वजह समझ नहीं आती क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आदित्य अदिति को अपनी तरफ करके, सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो आज तुमने ब्लू कलर की साड़ी क्यों पहनी है? ये सुनकर अदिति शॉक्ड होकर और मन ही मन में कहती है कि आज भी आदित्य को हमारे प्रॉमिस के बारे में पता है, पर कैसे? जब आदित्य ने देखा कि अदिति कुछ सोच में है, इसलिए उसने अदिति को अपने और भी ज्यादा करीब लाकर वापस पूछा। आदित्य अदिति को अपने और भी करीब लाकर, क्या हुआ, तुम बता क्यों नहीं रही हो? जब आदित्य ने अदिति को अपने करीब लेकर आया तब वे लोग एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर सकते थे। अदिति आदित्य को कुछ बहाना मारकर, आज मैंने ये साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि कुछ देर सोचकर मिलिंद मेरे लिए लेकर आए हैं। मिलिंद को ये कलर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने स्पेशली मेरे लिए खरीद कर लेकर आए हैं। ये कहकर अदिति ने एक चैन की सांस लेकर अपने आप से कहा, किसी भी हाल में आदित्य को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आज भी मुझे हमारा वो अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने स्पेशली मेरे लिए खरीद कर लेकर आए हैं। ये कहकर अदिति ने एक चैन की सांस लेकर अपने आप से कहा, किसी भी हाल में आदित्य को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आज भी मुझे हमारा वो वादा याद है जो हमने बरसों पहले किया था। ये सोचकर अदिति अपने आप को आदित्य की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर अदिति की ये बात सुनकर आदित्य और भी जोर से पकड़कर अदिति को पूछता है। आदित्य अदिति के सामने देखकर, तो तुमने आज इसलिए ये साड़ी पहनी है क्योंकि मिलिंद ने तुम्हें दी थी? किसको झूठ बोल रही हो तुम? मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। आदित्य ड्रिंक करने के कारण उसको थोड़ा सा नशा चढ़ा हुआ था और वह नशे में अदिति को अपने बहुत करीब कर लेता है, पर अदिति अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती ही रहती है, पर वह छुड़ा नहीं पाती है। पर दूसरी तरफ आदित्य अदिति को देखकर बहुत भावुक हो जाता है और उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है। आदित्य के ऐसे किस करने के कारण अदिति शॉक्ड हो जाती है। अदिति वापस अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है, पर जिस तरह से आदित्य अदिति को किस कर रहा था, पता नहीं कैसे अदिति का दिल पिघलने लगता है और वह ना चाहते हुए पुरानी यादों के एहसास और आदित्य की जानी मानी खुशबू के सामने हार जाती है और वह भी आदित्य को किस करने लगती है। वे लोग अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं, जब वे लोग एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। 9 साल बीतने के बावजूद उन लोगों का प्यार सावन में अभी अभी खिले फूल के जैसा था। वे लोग सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोकर एक दूसरे को प्यार से किस कर रहे थे। तब तक प्यारा सा गाना बजा, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं। ऐसे ही लंबे समय तक एक दूसरे में खोए हुए और एक दूसरे के प्यार में खोकर किस करके आदित्य और अदिति अचानक एक आवाज सुनकर अदिति आदित्य से अलग हुई। वो आवाज किसी और की नहीं, मिलिंद मल्होत्रा की थी। मिलिंद
की आवाज सुनकर अदिति थोड़ा सा डर गई, आदित्य से अलग हो गई और उसने मन ही मन सोचा, मिलिंद यहाँ आ गए और उसने मुझे और आदित्य को साथ में देख लिया तो वह आदित्य को छोड़ेंगे नहीं और हमारे बीच में जो राज छिपा हुआ है वह सबको ना पता लगना चाहिए। आदित्य को कुछ हो गया तो मैं पता नहीं कैसे जी पाऊंगी। ये सोचकर और अपने आप को संभाल कर आदित्य की तरफ गुस्से में और गंभीर होकर कहा, जो अभी भी थोड़ा नशे में था तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था जो अभी हो रहा है वह सपना है या हकीकत। पर अदिति आदित्य को ऐसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अदिति आदित्य की तरफ गुस्से में देखकर, तुम ये सब क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हम दोनों अलग हो गए हैं। वापस आदित्य अदिति के करीब आने लगा। उसी समय अदिति ना चाहते हुए नकली गुस्सा दिखाकर और आदित्य को थप्पड़ मारकर, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं कितनी बार तुम्हें कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं बस मिलिंद से प्यार करती हूँ। वह मेरी जान है, वह मेरा सब कुछ है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। ये कहकर अदिति अपनी साड़ी ठीक करके और जाते जाते थोड़ा इमोशनल होकर आदित्य की तरफ देखकर मन ही मन में रोते हुए कहती है, क्यों तुम अब तक मुझसे प्यार करते हो? क्यों तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो? क्यों तुम्हें समझ नहीं आता हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, इस जन्म में तो कभी नहीं। क्यों तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? प्लीज तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अपने आप से बात करके अदिति अपना सामान लेकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ अदिति के ऐसे थप्पड़ मारने से और ऐसे कड़वे शब्द बोलने के कारण आदित्य को बहुत बुरा लगता है और वह मन ही मन में कहता है, आई हेट यू मिसेस मल्होत्रा। जब अदिति कमरे से बाहर निकलती है तब उसे मिलिंद मल्होत्रा दिखता है। मिलिंद मल्होत्रा, जिनका पावरफुल नाम, उससे कहीं ज्यादा उसका रुतबा। मिलिंद देखने में लंबी हाइट, सुडौल शरीर और आंखें समुद्र से भी ज्यादा गहरी। उस कारण आदित्य को बहुत बुरा लगता है और वह मन ही मन में कहता है, आई हेट यू मिसेस मल्होत्रा। जब अदिति कमरे से बाहर निकलती है तब उसे मिलिंद मल्होत्रा दिखता है। मिलिंद मल्होत्रा, जिनका पावरफुल नाम, उससे कहीं ज्यादा उसका रुतबा। मिलिंद देखने में लंबी हाइट, सुडौल शरीर और आंखें समुद्र से भी ज्यादा गहरी। उसका रुतबा इतना था कि बस एक हाथ हिला दे तो पूरी मुंबई क्या पूरा महाराष्ट्र हिल जाए। वह बिजनेस का बादशाह था, उतना ही पॉलिटिशियन का बादशाह था। उसको हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ था। मिलिंद को जो चाहिए उसको बस किसी भी हाल में हासिल कर लेता था। उसकी बस लाइफ में दो कमजोरी थी, एक उसकी बीवी अदिति और उसकी माँ सुभद्रा मल्होत्रा। आज मिलिंद ने एक व्हाइट कलर का सूट पहना था, उसके साथ उसने बाएं हाथ में एक गोल्ड वरिष्ठ वॉच पहनी थी। बालों को जेल लगाकर बहुत बढ़िया तरीके से बाल सेट किए थे। जब मिलिंद ने अदिति को देखा तो उसने चौंक कर पूछा, मिलिंद, अदिति की तरफ देखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदिति ने जब ये सवाल सुना पहले तो वह थोड़ा डर गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि मिलिंद को पता चला कि वह और आदित्य अभी अभी एक कमरे में थे तो वह आदित्य को बर्बाद कर देगा। और वह थोड़ा सोचकर बोली, अदिति मिलिंद की तरफ देखकर अपने मन में भूचाल को शांत करके और थोड़ा हंसकर अपने सामान को देखकर, मैं यहाँ माँ का सामान लेने के लिए आई थी। मिलिंद अदिति का ऐसा अजीब बिहेवियर देखकर और कंफ्यूज होकर, अदिति तुम ठीक तो हो ना? तुम इतना क्यों डर रही हो? अदिति नॉर्मल होकर, नहीं मैं डर नहीं रही हूँ, बस तुम्हें बता रही हूँ। टॉपिक बदलकर, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी पार्टी में होना चाहिए था। मिलिंद अदिति की तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर और उसका हाथ पकड़कर और उसको चूमकर, अरे मैं कब का चला जाता, पर क्या करूं, पार्टी में अकेले चला जाता तो लोग क्या बात करते। मिस्टर मिलिंद अकेले, वह भी अपनी पार्टी में, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने ही आया था। पर चलो तुम अभी मिल गई हो तो साथ में चलते हैं। ये कहकर अदिति और मिलिंद वहां से चले जाते हैं। जब आदित्य ने देखा कि किस तरह मिलिंद ने अदिति के हाथ को पकड़ा और चूमा था, ये देखकर आदित्य का खून खौलने लगा और वह बस बाहर से ये नजारा देखकर मन ही मन में उदास होकर बोला, क्यों अदिति, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में क्या? जब मिलिंद और अदिति पार्टी में आए तब सब लोग बस उनको ही देखने लगे और सब लोग उनके फोटो खींचने लगे। सारी मीडिया और सारे बड़े लोग आ चुके थे। पहले तो सब लोग अदिति और मिलिंद को मिले, उसके बाद फोटो खिंचवाई। उसी समय आदित्य फ्रेश होकर मिलिंद की पार्टी में आ गया। जब मिलिंद ने आदित्य को पार्टी में देखा तो वह उसके पास गया और कहा, मिलिंद आदित्य की तरफ आकर, मिस्टर रॉय आप यहाँ?
मुझे लगा था कि आप नहीं आओगे, पर आपको मिलके अच्छा लगा। आदित्य मिलिंद के सामने मुस्कुराकर और जवाब देकर, आज तो वैसे मुझे आना ही था। आपको खुशखबरी जो देनी थी कि हमारी कंपनी को वह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जो आप हासिल करना चाहते थे। मिलिंद ये सुनकर और थोड़ा हंसकर, अरे आप उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? मैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल ही गया। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आदित्य मिलिंद के सामने देखकर और थोड़ी कड़वी हंसी हंसकर, हाँ ये बात आपने सही कही है, पर आप हारने की आदत डाल लो, क्योंकि आज के बाद आपको बस हार ही मिलेगी। मिलिंद ये सुनकर और हंसकर, आपकी ना मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल क्या कर लिया? आप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। आप भूल रहे हो मैं कौन हूँ। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्या, मुझे जो चाहिए वह मैं ले लेता हूँ, बाय हुक या बाय क्रुका। आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा ना मिस्टर रॉय, इसलिए तो जो आपकी जिंदगी थी वह आज मेरे जीवन का सहारा बन गई है। जब आदित्य ने ये सुना तो उसका बहुत गुस्सा आ गया। उसका मन कर रहा था कि अभी अभी उसका मुंह तोड़ दे, पर जब मिलिंद और आदित्य बात ही कर रहे थे तभी अचानक एक होस्ट ने माइक लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ करके बोला। पार्टी के होस्ट की बात सुनकर आदित्य और मिलिंद का ध्यान भी उस होस्ट पर चला गया। वह होस्ट बोला, हेलो फ्रेंड, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अयान साहनी बोल रहा हूँ। मैं कब से देख रहा हूँ पार्टी कुछ ज्यादा ही बोरिंग चल रही है। सब लोग बस बातें ही कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो पार्टी का मजा ही चला जाएगा, और पार्टी का मजा चला गया तो मिस्टर मिलिंद मल्होत्रा तो मेरी अमाउंट ही काट लेंगे। जब सब लोगों ने ये सुना तो सब लोग हंसने लगे। इस पार्टी को और मुझे बचाने के लिए इस पार्टी में कुछ तो हैपनिंग होना चाहिए ना। तो पार्टी को हैपनिंग करने के लिए अभी एक रोमांटिक सा गाना बजेगा और आप सब कपल को डांस करना होगा। जो कुंवारे लोग हैं या जो लोग अपना पार्टनर नहीं लाए हैं वो लोग अपने पार्टनर को इमेजिन करके एंजॉय करें। जब सब लोगों ने ये सुना तो सब लोगों के चेहरे पर एक खुशी की लहर छा गई। तब होस्ट अयान साहनी ने डीजे को बोलकर एक गाना बजाकर सबको स्टेज पर बुलाया। ये सुनकर मिलिंद आदित्य से अलग होकर आदित्य के पास गया और सामने हाथ बढ़ाकर कहा, मे आई डांस विद माई ब्यूटीफुल एंड लवली वाइफ। ये सुनकर अदिति जो सबके साथ बैठी थी वह एक नजर आदित्य की तरफ घुमाती है जो बहुत गुस्से में देखकर ड्रिंक कर रहा था। फिर सबके सामने देखकर और ना चाहते हुए मुस्कुराकर मिलिंद के सामने देखकर हाथ बढ़ाकर हाँ कह देती है। तब एक प्यारा सा गाना बजता है और एक डिम लाइट चालू हो जाती है जो माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना देती है। गाने के लिरिक्स के साथ सब लोग नाचना चालू कर देते हैं। ना है ये पाना ना खोना भी है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। जब ये गाना आदित्य ने सुना उसके सामने उसकी और अदिति की मनपसंद गाना था। जब मिलिंद अदिति को डांस करते वक्त यहाँ वहाँ छू रहा था, आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वह ड्रिंक पर ड्रिंक पीते जा रहा था। दूसरी तरफ अदिति का भी आदित्य जैसा हाल था। ये गाना अदिति के लिए बहुत खास था। वैसे तो अदिति मिलिंद के साथ डांस कर रही थी, पर उसके सामने उसके और आदित्य के कुछ ऐसे मदहोश करने वाले लम्हे आ गए। वह एक पल के लिए भूल ही गई उसके सामने आदित्य नहीं मिलिंद है। अब अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने अपने सामने मिलिंद को देखा तो पहले तो वह शॉक्ड हो गई। उसके बाद अदिति ने अपने मन में दुखी होकर कहा, अब मैं चाह कर भी आदि के पास नहीं जा सकती। 9 साल बीतने के बाद भी मैं आदि तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे लिए समय का पहिया वहीं पर रुक गया था जब तुम मुझे छोड़कर गए थे। पर कहते हैं ना, सच्चा प्यार समय बीतने से और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इस कहानी में बस कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह हेल्पलेस होकर आदित्य को ड्रिंक करते हुए देख ही रही थी, पर अदिति को आदित्य का ऐसा ड्रिंक करना पसंद नहीं आ रहा था। तो वह डांस करते करते सोचने लगी, हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही। ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। जब गाना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तब अदिति कुछ बहाना बनाकर, खाना देखना है तो मैं अभी आती हूँ। तब मिलिंद रोमांटिक अंदाज में अदिति को कहता है, जल्दी आना, अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तब अदिति सबको देखकर और थोड़ा हंसकर कहती है, हाँ जान, मैं कहाँ जाऊंगी, बस ये काम करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब अदिति मिलिंद से अलग होकर एक शांत कोने में जाकर आदित्य के असिस्टेंट को फोन करने लगती है, दूसरी तरफ दीपक ने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अदिति का नाम देखा तो वह शॉक्ड होकर फोन उठाकर कहा, अदिति मैम आप।
तब अदिति थोड़ा रूखे स्वर में बोली, तुम कहाँ हो? आदित्य एक तो इतना पी के बेहोश होने की हालत में है और तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं है। ये सुनकर दीपक हड़बड़ाते हुए बोला, सर बेहोश होने जैसी हालत में है, मैं आता हूँ। तब अदिति कहती है, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये कहकर अदिति अपने आप से कहती है, मुझे माफ कर देना दीपक, मैंने तुमसे इस तरह से बात की। बस ये कहकर अदिति पार्टी में चली जाती है। दीपक अदिति के फोन कॉल के कारण पार्टी में जल्दी आ जाता है और वह आदित्य को लेकर गाड़ी के पास चला जाता है और आदित्य को गाड़ी में शांति से बैठा देता है। अदिति छुप छुप कर बस उन दोनों को देख रही थी। तब अचानक दीपक की नजर अदिति पर गई। तब दीपक ने अदिति को रोका। दीपक अदिति की तरफ देखकर और शॉक्ड होकर सवालिया नजरों से देखकर, अदिति मैम आप यहाँ, आपको तो पार्टी में होना चाहिए ना। अदिति दीपक की तरफ देखकर और हड़बड़ाहट के साथ, हाँ मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर आई। दीपक अदिति की तरफ इमोशनल होकर, सच में मैम पिछले कितने साल हो गए हैं पर आप नहीं बदली हो ना। आप हर बार मुझे कॉल करके बुलाती हो और दुख से देखती हो कि मैं आदित्य सर को घर पहुंचाता हूं या नहीं। क्यों मैम क्यों? आप अभी भी सर की फिक्र करते हो ना? करते हो तो मान क्यों नहीं लेते? अदिति दीपक की तरफ हड़बड़ाकर और नकली गुस्सा दिखाकर और एक बहाना करके, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं किसी की फिक्र नहीं करती, मुझे बस अपनी पार्टी की टेंशन थी। मुझे ऐसा लगा मिस्टर रॉय पार्टी को खराब ना कर दें, इसलिए, नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, समझे मिस्टर दीपक चौधरी। ये सुनकर दीपक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और ये अदिति के सामने एक ऐसी बात कहता है जिसे अदिति सुनकर शॉक्ड हो जाती है। दीपक अदिति के साथ कॉन्फिडेंट होकर और एक बात बताकर, पता है मैम आज हमें किसी औरत का फोन आया था ये बताने के लिए कि आपकी कोटेशन लीक हो गई है, और मैम आप विश्वास नहीं करेंगी ये बात सच थी। हम लोगों ने उस औरत को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वह औरत नहीं मिली। अदिति ये सुनकर और थोड़ा सीरियस होकर और हड़बड़ाहट के साथ, तो तुम कहना क्या चाहते हो? दीपक अदिति के सामने देखकर और कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है पर मुझे पूरा यकीन है आपने ही फोन करके आदित्य सर को बताया था। ये सुनकर अदिति कुछ बोलने ही वाली थी, तब दीपक ने अदिति को रोककर कहा, दीपक अदिति की तरफ देखकर, मुझे पता है मैम आप इस बात को मानोगे नहीं पर जाने दो। थैंक यू मैम आदित्य सर की मदद करने के लिए। दीपक ये कहकर वहां से चला जाता है। दीपक के जाने के बाद अदिति बस उदास होकर कहती है, दीपक तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि कभी कभी अपने प्यार की खुशी के लिए अपने प्यार से अलग होना पड़ता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम उनकी खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं। ये कहकर अदिति वापस पार्टी में वापस आ ही रही होती है, तब उसको पीछे मिलिंद दिखता है। मिलिंद की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अदिति को ऐसा लगा कि मिलिंद ने सब कुछ सुन लिया होगा, इसलिए वह अभी इतने गुस्से में है। ये सोचकर अदिति मिलिंद को समझाने के लिए उसके पास गई। तब मिलिंद अदिति को गुस्से में कमरे में लेकर गया और मिलिंद ने गुस्से से अदिति को देखकर कहा, मिलिंद अदिति को गुस्से में देखकर, बाहर जो मैंने सुना क्या वह सच था? क्या तुम आदित्य रॉय की मदद कर रही थी? मिलिंद गुस्से में अपना आपा खोकर और अदिति के कंधे को जोर से पकड़कर, पर क्यों? शायद तुम सब भूल गई हो, है ना? या तुम अपना प्रॉमिस भूल गई हो? अदिति ये सुनकर और गुस्से से मिलिंद का हाथ अपने कंधे से छुड़ाकर, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है जो हमारे बीच तय हुआ था, पर शायद तुम तुम्हारी लिमिट भूल गए हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ छूने की कोशिश नहीं करोगे, और हाँ मैंने ही आदित्य की मदद की है क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट आदित्य रिजर्व करता था, तो इसलिए मैंने उसकी मदद की। और वैसे भी उसको मदद नहीं कहते, एक्चुअली उसके साथ चीटिंग हो रही थी। जो उसने मेहनत की थी वह तुम्हारे कारण उसे छिन जाती, इसलिए मैंने ये सब किया क्योंकि मैं कभी गलत का साथ नहीं देती। ये बात तो तुम्हें भी पता है ना। आज मैं और आदि साथ नहीं हैं, पर जब जब तुम उसके साथ कुछ गलत करोगे तब तब मैं उसकी मदद करूंगी। मिलिंद ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में अदिति को देखकर, शायद तुम हमारे बीच की डील भूल गई हो। थोड़े समय बाद मिलिंद अदिति की तरफ थोड़ा इमोशनल होकर अदिति की तरफ देखकर, क्यों अदिति क्यों?
तुम आज भी उस आदित्य के लिए मुझे हर्ट कर रही हो। क्यों? जब भी तुम उस आदित्य की इतनी फिक्र करती हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। मेरी बीवी अपने एक्स हस्बैंड की फिक्र करती है, पर मिसेस मल्होत्रा मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। अदिति मिलिंद के सामने देखकर और कटाक्ष में हंसकर, तुम प्यार की बात कर रहे हो? तुम सच में, तुम्हें प्यार का मतलब पता है? तुम्हें पता है प्यार कैसे होता है? अदिति गुस्सा करके, तुम्हें प्यार का मतलब पता होता तो तुम मुझे और आदित्य को कभी भी अलग नहीं करते, और न ही तुम मुझे आदित्य से अलग होने के लिए इतना मजबूर करते, और न ही तुम मुझे ये कहते कि मैं खुद आदित्य के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करूं। सच में तुम मुझे प्यार के बारे में बोल रहे हो। तुमने ही मुझे धमकी दी थी ना कि मैं आदित्य की लाइफ से अलग नहीं हुई तो तुम उसकी लाइफ बर्बाद कर दोगे, और तुम प्यार की बात कर रहे हो। इसे प्यार कहते हैं। मैं आदित्य से एक बार अलग होना बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मैं उसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। इसलिए मैंने ना चाहते इस रास्ते को चुना। पर एक बात तुम्हें कह दूं मिस्टर मिलिंद, तुमने मुझे आदित्य से अलग तो कर दिया, पर मेरे दिल से कभी भी आदित्य को निकाल नहीं पाओगे। जब अदिति ये सब कह रही थी तब उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। मिलिंद ने जब अदिति को रोते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अदिति से कहा, मिलिंद अदिति की तरफ देखकर और उसे शांत करवा कर, अदिति तुम चुप हो जाओ। मेरा मकसद तुम्हारी आंखों में आंसू लाना नहीं था। मुझे माफ कर दो प्लीज। मिलिंद आगे कुछ और बोल पाता तब तक अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजे के बाहर मिलिंद की माँ सुभद्रा मल्होत्रा थी। जब अदिति और मिलिंद ने वह आवाज सुनी तो वे लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को इस बात का डर था कि मिलिंद की माँ ने उनकी बातचीत सुन ना ली हो। अदिति अपने आप को संभाल कर और अपना चेहरा साफ करके डरते डरते दरवाजा खोलती है। मिलिंद भी डरा हुआ था और डरते डरते यही सोच रहा था कि माँ ने कुछ सुन तो नहीं लिया ना। माँ ने सुन लिया होगा तो वे लोग किस तरह से माँ को समझाएंगे। जब मिलिंद ये सब सोच ही रहा था तब अदिति ने दरवाजा खोल दिया। मिलिंद की माँ मिलिंद और अदिति को देखकर बोली, तुम लोग अचानक कमरे में क्यों आ गए? सारे मेहमान तुम लोगों के बारे में ही पूछ रहे थे। उनको बाय बोलने के पहले तुम दोनों को मिलना था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा तुम दोनों को बुलाने। तब अदिति और मिलिंद ने एक चैन की सांस ली। फिर अदिति ने हंसकर और माफी मांगकर कहा, सॉरी माँ, मैं कमरे में कुछ भूल गई थी, इसलिए मैं कमरे में आई थी, और मिलिंद को मुझसे कुछ काम था, इसलिए वह भी कमरे में आ गए। ये सुनकर मिलिंद की माँ बोली, तुम्हारा काम हो गया हो तो हम चलें? तब अदिति मुस्कुराकर हाँ कहती है। तब वे लोग कमरे से निकलने लगते हैं। कमरे में से निकलने से पहले मिलिंद उदास होकर और अपने आप से कहता है, क्यों अदिति, तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही हो? मैं तुम्हें अपने दिलो जान से प्यार करता हूँ। तुम ही मेरे जीने की वजह हो और तुम ही मुझे समझ नहीं पा रही हो। क्यों अदिति, क्यों? मैंने जो भी किया तुम्हें पाने के लिए किया, पर तुम एक बार मेरे दिल को तो समझो। पता है अदिति, मैं आज भी हमारी पहली मुलाकात भूल नहीं पाया हूँ। जब हम दोनों पहले मिले थे 9 साल पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात ने मेरी पूरी लाइफ बदल कर रख दी थी। मंदिर में जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं देखता ही रह गया। वैसे मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ, पर उस दिन मैं अपनी माँ के कहने पर मंदिर में गया था। भगवान के दर्शन करने आया था। मैं अपना कॉल रिसीव करके वापस आया, तब मैंने तुम्हें देखा, और तुम्हें देखकर मैं किसी और ही दुनिया में चला गया। तुमने उस दिन मेरी माँ की जान तो बचाई थी, पर अपनी खूबसूरती के चलते तुमने मेरी जान ही ले ली थी। मुझे अभी भी याद है, उस दिन तुमने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी और अट्रैक्टिव थीं कि कोई भी देख ले तो प्यार हो जाए। तुम्हारी हंसी पर तो मैं फिदा हो गया था। तुम पर मैं मरने लगा था। चेहरे पर हल्का मेकअप और कानों में प्यारे झुमके, इतनी सादगी में भी तुम कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेरी माँ के साथ मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था। जो मिलन किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता था, पता नहीं कैसे तुमने उस दिल पर अपने नाम की मोहर लगा दी। और कब मैं तुमसे प्यार करने लगा मुझे भी नहीं पता चला। जब मैंने तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करवाई तब पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। ये जानकर मैं बहुत दुखी हुआ। ऐसा लगा मेरी दुनिया ही खत्म सी हो गई है। फिर भी मैंने अपने आप को संभाल कर यहाँ तक सोच लिया था
कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और अपनी दुनिया में आगे बढ़ जाऊंगा, पर मैं वह नहीं कर पाया। जिस तरह से तुम मेरी माँ को मिलने आती थी और उनसे बात करती थी, ये सब देखकर पता नहीं कैसे तुम्हारी मासूमियत के कारण मेरा प्यार कब जुनून बन गया, मुझे ही पता नहीं चला। पता नहीं कैसे मेरे दिल में बस गई तुम। तुम्हें हासिल करने की इच्छा हुई, मैंने कब तुम्हारी ही दोस्ती का फायदा उठाकर तुम्हारे पति के साथ दोस्ती करके और फिर उसके खिलाफ एक साजिश रचकर तुम्हें हासिल कर लिया। पता है मैंने गलत किया है, पर प्यार में थोड़ी ना सही और गलत होता है। प्यार तो प्यार ही होता है ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उस आदित्य से भी ज्यादा। पर दुख इस बात का है कि तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आदित्य के भरोसेमंद आदमी को खरीद लिया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ना। पर तुमने क्या किया? इसमें भी तुमने आदित्य का ही साथ दिया। क्यों क्यों? ऐसा दिन कब आएगा कि तुम मेरे प्यार को समझोगी? तुम मेरे साथ इतने साल तो रही, पर तुम मेरे पास नहीं आ पाई। पर मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी भर करता रहूंगा, पर मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट पाऊंगा। मिलिंद जब ये सब सोच रहा था, मिलिंद की माँ मिलिंद को बुलाकर पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम वहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? चलो। तब मिलिंद हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दीपक आदित्य को लेकर घर पर पहुँचता है। तब रामू काका घर का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही दीपक को रामू काका दिखाई देते हैं। रामू काका आदित्य के घर का पुराना नौकर था, पर वफादार नौकर था। जब रामू काका ने देखा कि आदित्य ने बहुत शराब पी रखी है, तो दीपक रामू काका को अपनी मदद के लिए बुलाता है। वह रामू काका दीपक की मदद करने लगते हैं। तब शराब के नशे में आदित्य बस यही बोल रहा था, अदिति तुमने ये सब क्यों किया? मैं तो तुमसे अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था, तो क्यों? आई लव यू अदिति। जैसे तैसे करके दीपक और नौकर आदित्य को रूम तक पहुंचाकर बिस्तर पर लिटा देता है। आदित्य को बिस्तर पर लेटाकर दीपक रामू काका को पूछता है, बड़ी मैम और बड़े सर कहाँ पर हैं? तब रामू काका कहते हैं, सर और मैम सिया बिटिया को मिलने लंदन चले गए हैं, वह थोड़े दिन बाद आएंगे। तब दीपक चैन की सांस लेकर कहता है, अच्छा है बड़ी मैम और सर इधर नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तब रामू काका हिचकिचाते हुए दीपक को पूछते हैं, आदित्य बेटा क्या आज वापस अदिति बिटिया के वहाँ गए थे? तब दीपक चौंक कर पूछता है, हाँ, पर आपको कैसे पता? तब नौकर दीपक को हिचकिचाते हुए कहता है, जब भी आदित्य बेटा अदिति बेटी के घर से आते हैं तभी इतनी शराब पीते हैं, नहीं तो वह शराब को हाथ भी नहीं लगाते। मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने आपको पूछा। तब दीपक बोलता है, काका मुझे ये सब पता है, पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आदित्य सर परेशान हैं, तो वहाँ पर अदिति मैम आदित्य सर को लेकर परेशान हैं। पता नहीं ये कैसा इश्क है, दो लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, फिर भी वे लोग अलग हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? बस हम फिलहाल जो जैसा है उसको वैसे ही रख सकते हैं। उसके बाद दीपक रामू काका से कहता है, जब सर सुबह उठे तब सर को नींबू पानी बनाकर दे देना, उससे उनका सिर का दर्द चला जाएगा। तब रामू काका दीपक को हाँ कह देते हैं और दीपक वहाँ से चला जाता है। आदित्य गहरी नींद में जाकर अपने पुराने बीते हुए सुहाने से पलों में चला जाता है। गाड़ी बिगड़ने के कारण आदित्य और अदिति साथ में जंगल के एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे और उसके साथ चल रही थी उनकी मीठी मीठी और प्यारी वाली नोक-झोंक। उस दिन आदित्य ने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था। आज अदिति ने अपनी आंखों में काजल लगाया था, जिसके कारण उसकी आंखें और भी प्यारी लग रही थीं। उसने कानों में व्हाइट कलर के झुमके पहने थे, एक हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट पहना था तो दूसरे हाथ में एक घड़ी। तो आदित्य ने उस दिन ब्लू कलर का सूट पहना था, उसके साथ उसने गले में ए नाम का पेंडेंट पहना था। आदित्य आज काफी हैंडसम लग रहा था और ऐसा ही ए वाला पेंडेंट अदिति ने भी पहना था। पर आज अदिति के चेहरे पर एक अलग ही निखार था। आज अदिति रोज के दिनों जैसी नहीं, पर बहुत ही प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसके कारण आदित्य की नजर उससे हटी नहीं रही थी। वे लोग बातें करते हुए चल ही रहे थे। तब अदिति ने आदित्य से कहा, अदिति। आदित्य का हाथ पकड़कर और थोड़ा डर कर, आदि मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जंगल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है, हमारी गाड़ी भी इसी जगह पर बंद होनी थी क्या? आदित्य अदिति के सामने देखकर और उसका हाथ पकड़कर, अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना यहाँ पर, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अदिति आदित्य की तरफ शक भरी नजरों से देखकर, क्यों, मैं टेंशन क्यों ना लूं?
तुम हीरो थोड़ी ना हो कि कोई जंगली जानवर आ गया तो बीच में आकर उसको रोक लोगे। आदित्य आदित्य थोड़ा मुस्कुराकर और अदिति को अपनी तरफ खींचकर और अपने आप से ज्यादा करीब लाकर, पता है मुझे, मैं हीरो नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे दिल का तो हीरो हूँ ना। तुम्हें कोई छूने आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, पर कहना पड़ेगा आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। किसको अपनी अदाओं से मारने के बारे में सोच रही हो क्या? अदिति आदित्य के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर, जिसके लिए इतना सजी सवरी हूँ वो तो मेरे आंखों के सामने है, पर आज मेरे पतिदेव को क्या हो गया है? आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। फिलहाल पतिदेव, हमें रोमांस के बारे में नहीं, रास्ते के बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर अदिति आदित्य से अलग हो जाती है। आदित्य अदिति से चिढ़कर और नकली गुस्सा करके, तुम सच में कितनी अनरोमांटिक हो, कितना अच्छा माहौल है, जगह भी कितनी प्यारी है और हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला भी तो नहीं है। हम कितना अच्छा समय बिता सकते हैं, पर तुम्हें तो बस रास्ते के बारे में सोचना है। अपने पति के बारे में, उसकी फीलिंग के बारे में तो सोचना भूल जाओ। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अदिति ये देखकर और थोड़ा मुस्कुराकर, ओहो मेरे बाबू को गुस्सा आ गया, अब मैं क्या करूं जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाए। थोड़ी देर सोचकर बाद में अपने आप से कहकर, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने पतिदेव को लव डोज दे दूं, क्या पता इसके बाद उनका गुस्सा शांत हो जाए। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, फिर वह अपने आप को नॉर्मल कर देता है। जब अदिति आदित्य को किस करने के लिए नजदीक आती है, तब आदित्य अपनी आंखें बंद करके अदिति के किस का इंतजार करने लगता है और मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है। तब अचानक अदिति आदित्य के कान के पास आकर और मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो, तो जब तुम गुस्सा हो ही नहीं तो मैं तुम्हें लव डोज क्यों दूं? ये कहकर और आदित्य को धक्का मारकर अदिति रास्ते पर लापरवाह सी भागने लगती है और अचानक सामने से एक गाड़ी आती है। तब आदित्य जोर से अदिति चिल्लाकर अपने सपने से बाहर आ जाता है। जब आदित्य अपने सपने से बाहर आता है, तब घर का नौकर रामू काका भागकर आदित्य के पास चला आता है और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, आप चीखे क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? तब आदित्य अपना सिर पकड़कर कहता है, हाँ काका, एक बुरा सपना ही था, पता नहीं क्यों सिर दर्द के कारण फटा जा रहा है। तब रामू काका कहते हैं, बेटा जी आप फ्रेश हो जाओ, मैं नींबू पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर रामू काका कमरे से बाहर निकलने ही वाले होते हैं। तब आदित्य रामू काका से पूछता है, वैसे कल मुझे घर छोड़ने कौन आया था? तब रामू काका कहते हैं, कल आपको तो दीपक सर छोड़ने आए थे। ये सुनकर आदित्य बस ओके कहकर तैयार होने चला जाता है। जब आदित्य तैयार होकर बाहर आता है, तब रामू काका नींबू पानी का गिलास आदित्य को देकर कहते हैं, इसे पी लो बेटा, तुम्हारा सिर दर्द चला जाएगा और तुम नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, नाश्ता तैयार ही है। तब आदित्य कहता है, हाँ काका आप जाओ मैं आता हूँ। जब आदित्य तैयार होकर कमरे से बाहर आता है, तब आदित्य के छोटे भाई अभियान का फोन आदित्य को आता है। जब आदित्य ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर अभियान का नाम देखा तो उसने फोन उठाकर और मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ तूने? आदित्य कुछ और आगे बोल ही पाता, तब अभियान की टेंशन भरी आवाज आई, भाई आप किधर हो, जल्दी आओ, इतना कोई लेट करता है क्या? कितना काम बाकी है और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कितना सारा काम बाकी है और शेड्यूल भी तो बनाना है ना। तब आदित्य बोला, अरे मेरे छोटे भाई, अपनी राजधानी एक्सप्रेस को ब्रेक लगा, बस मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ। अभियान कहता है, ओके भाई, पर जल्दी आना, तब मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी और प्लानिंग कर लेता हूँ। तब आदित्य ओके कहकर आदित्य फोन रख देता है। अभियान आदित्य का छोटा भाई है, वह आर्किटेक्चरल की पढ़ाई के लिए अब्रॉड गया था। वैसे अभियान पढ़ाई में बहुत ही होशियार और काबिल था, वह अपने काम को लेकर बहुत ही फोक्सिव और फैसिनेट था। घर वालों को अभियान पर पूरा भरोसा था। वैसे अभियान जितना पढ़ाई को लेकर फोक्सिव था, उतना ही रियल लाइफ में बेहद मजाकिया और मस्ती करने वाला था। पर अभियान दिल का बहुत साफ लड़का था। रॉय ऑफ ग्रुप एक बड़ी आर्किटेक्चरल कंपनी थी। वे लोग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़े बड़े घर परिवारों के लिए बंगलों या फार्म हाउस बनाते थे, और वो तो लोग बिल्डिंग भी बनाते हैं। इस कंपनी ने गिन न सके उतनी बिल्डिंग्स बनाई थीं। आदित्य के पिताजी साहिल रॉय इस कंपनी के पहले सीईओ थे, पर कुछ समय पहले उन्होंने अपनी ये पोस्ट अपने बड़े बेटे आदित्य को दे दी थी। उनको आदित्य पर विश्वास था।
कि आदित्य रॉय ऑफ ग्रुप कंपनी को बहुत आगे लेकर जाएगा। जब आदित्य ने अपना नाश्ता करके और अपने ऑफिस का सामान लेकर और गाड़ी की चाबी लेकर चला गया, उसने गाड़ी में अपना सामान रखा और गाड़ी में एफएम चालू करके अपने कंपनी की ओर जाने लगा। एक ट्रैफिक सिग्नल के कारण आदित्य ने अपनी गाड़ी रोक ली थी। जब गाड़ी रुकी तब अचानक एक गाना बजने लगा। ये गाना सुनकर आदित्य अपनी प्यारी और सुहानी यादों में खो सा गया, क्योंकि ये गाना आदित्य और अदिति के बहुत दिल के करीब था। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है। एक दिन अदिति और आदित्य साथ में कंपनी के लिए जा रहे थे। काम के प्रेशर के कारण अदिति और आदित्य एक ही कंपनी में होने के बावजूद एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। कितने हफ्तों के बाद वे लोग एक साथ ऑफिस जा रहे थे। तब आज के दिन की तरह उस दिन एक सिग्नल में उनकी गाड़ी रुकी और तभी ही गाना बजने लगा। आदित्य ने ब्लैक कलर का सूट पहना था, हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहनी थी। आज आदित्य ने रोज की तरह अपने बालों में जेल नहीं लगाया था, तो जब भी हवा आती तब उसके सिल्की बाल जिस तरह से उड़ रहे थे, वह उन्हें बहुत ही प्यार से निहार रही थी। पर इन सब से अनजान आदित्य मोबाइल को ही देख रहा था। अदिति का मूड बहुत ही रोमांटिक सा होने लगा था, इसलिए अदिति रोमांटिक होकर आदित्य की तरफ देखकर, कितना रोमांटिक गाना रेडियो पर बज रहा है। पर देखो ना, मेरे पति देव को तो बस अपने फोन में ही बिजी हैं। ऐसा नहीं कि कुछ पल अपनी बीवी के साथ प्यार भरी बातें ही कर लें, पर नहीं, उनको तो शादी के बाद मुझसे प्यार रहा ही नहीं है, बस मोबाइल से ही प्यार है। कितने दिनों के बाद हम साथ में कंपनी जा रहे हैं, पर नहीं, छोड़ो, मैं भी किससे उम्मीद लगा रही हूँ। आदित्य ये सुनकर और अदिति की तरफ रोमांटिक होकर और थोड़ा मजाकिया अंदाज में, ओहो, मेरी वाइफी को बुरा लग रहा है कि मैं उसको समय नहीं दे रहा हूँ। पर डियर वाइफी को तो पता ही है ना, उसके प्यारे पतिदेव का पहला प्यार तो मोबाइल ही है और उसका काम है। ये बात करने के बाद आदित्य वापस मोबाइल देखने लगता है। ये देखकर अदिति को बहुत गुस्सा आने लगता है। अदिति ये सुनकर और थोड़ा गुस्सा करके, सब लोग सही कहते हैं, शादी के बाद लड़के बदल ही जाते हैं। रोमांटिक जैसा पल जीवन में रहता ही नहीं है। लड़के लोग रोमांस करना भूल ही जाते हैं। जानबूझकर आदित्य को उकसाने के अंदाज में, हाँ वैसे भी मेरे पतिदेव पहले भी कहाँ रोमांटिक थे, एक नंबर के फट्टू और शर्मीले बाज ही थे। जितनी लड़कियों को शर्म नहीं आती उतनी इनको आती थी। आदित्य ये सुनकर और अदिति की तरफ थोड़ा सीरियस होते हुए देखकर अपना मोबाइल साइड में रखकर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाकर, क्या कहा तुमने, मैं फट्टू था? ओहो, तो अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि फट्टू कौन है। ये कहकर आदित्य अदिति के करीब आने लगता है। जितना आदित्य अदिति के करीब आता, अदिति अपनी सीट की तरफ पीछे हटती है। तब आदित्य ने ये देखा कि अदिति पीछे हट रही है, तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आने लगी और वह मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ, तुम पीछे क्यों जा रही हो? अदिति आदित्य की तरफ शर्माते हुए देखकर, देखो थोड़ी हिम्मत दिखाकर, और हकलाते हुए कहती है, कौन पीछे हट रहा है? जब आदित्य अदिति के करीब आया तब उसने नोटिस किया कि आज अदिति काले सलवार सूट में बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। वैसे अदिति बिना मेकअप बेहद प्यारी लगती है, पर जब वह हल्का मेकअप करती है तब हद से ज्यादा खूबसूरत लगती है। आज उसने चेहरे पर हल्का मेकअप और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी और कान में झुमके के कारण उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। ये देखकर आदित्य पता नहीं कैसे अदिति की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और रोमांटिक होकर अदिति के करीब जाकर बोला, अदिति के करीब जाकर थोड़ा रोमांटिक होकर, वैसे तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बस दिल चाहता है तुम्हें चूम लूं। बस ये कहकर आदित्य अदिति के करीब जाकर उसे किस करने ही वाला होता है, तब अदिति उसे धक्का मार देती है। अचानक सब लोगों को हॉर्न की आवाज आदित्य के कानों में पड़ती है और वह वास्तविक समय में वापस आकर सबसे माफी मांगकर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के बाद आदित्य अपने आप से कहता है कि क्या हो गया है मुझे, मैं क्यों अभी भी उस औरत के बारे में सोच रहा हूँ जो मुझे धोखा देकर चली गई थी। इतना सब होने के बाद भी मैं क्यों तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा देर ऐसा सोचने के बाद आदित्य अपनी कंपनी में चला जाता है। कंपनी जाकर आदित्य सबको मीटिंग रूम में आने के लिए इन्फॉर्म करता है। सब लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं। सब लोगों के साथ अभियान भी आ जाता है। सब लोगों के आने के बाद आदित्य मीटिंग चालू करके कहता है, आदित्य सब लोगों की तरफ देखकर
गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने टाइप पर पूरा कर दिया तो हमारा नाम पूरे भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी हमारी अच्छी रेपुटेशन बना देगा और इस चीज के कारण हमारे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा और क्या पता हमें फ्यूचर में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। पहले तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम समय से पहले और परफेक्शन के साथ काम पूरा करें, इसलिए हमें आज से ही सीरियस होकर हमें काम चालू कर देना होगा। बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट के साथ अच्छी डिजाइन बनाकर चालू कर देना होगा और सब काम बहुत बारीकी के साथ होना चाहिए। वैसे अभियान, तुम बता रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को लेकर तुमने कुछ सोचा है, तब अभियान अपना प्लान आदित्य के सामने रख देता है। धीरे धीरे सब लोग काम में जुड़ जाते हैं। मीटिंग में डिस्कशन टाइम का पता ही नहीं चलता है। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। तब अचानक आदित्य के फोन पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक श्याम सिंघानिया का फोन आता है। अभी अभी जिस प्रोजेक्ट को लेकर बातें चल रही थी वही सीईओ श्याम सिंघानिया का फोन आदित्य को आया था। आदित्य श्याम सिंघानिया का फोन उठाकर, श्याम सिंघानिया, हेलो मिस्टर रॉय, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? आदित्य, हाय मिस्टर सिंघानिया, हाँ हम बात कर सकते हैं, पर क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, आपने इतनी सुबह कॉल किया, सब ठीक है ना? श्याम सिंघानिया कुछ सोचकर, एक्चुअली मिस्टर रॉय ये बात है कि मुझे कुछ अर्जेंट इश्यू के कारण कल ही मुझे वापस अब्रोड जाना पड़ेगा और मुझे आते आते शायद 3-4 महीने लग जाएं, तो मैं उतने समय अपना काम रुकवाना नहीं चाहता हूँ। तो क्या आप मेरे होटल आकर हम दोनों इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं? एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, नहीं तो मैं ही आ जाता। पर आदित्य फोन की दूसरी तरफ मंजूरी देकर, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कितने बजे आना है? श्याम सिंघानिया समय सोचकर, आप 8 बजे आ जाओ। आदित्य कुछ कंफर्मेशन करके, मैं आपके 4 सीजन होटल में 8 बजे आ जाऊंगा। श्याम सिंघानिया आदित्य को करेक्ट करके, नहीं मैं अभी ग्रीन पैलेस होटल में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे वहाँ मिलने के लिए आ जाओ। ये सुनकर आदित्य एकदम शॉक्ड हो गया और उसके हाथ से ऑलमोस्ट फोन गिरने ही वाला था, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। पर आदित्य आगे कुछ बोल नहीं पाया। श्याम ने ये नोटिस किया कि फोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। तब श्याम जी, हेलो हेलो मिस्टर रॉय, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? बार बार हेलो सुनने के कारण आदित्य अपनी पुरानी यादों के बाहर आकर बोला। आदित्य बात को संभालते हुए, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। आपका रूम नंबर कौन सा रहेगा? श्याम, मेरा रूम नंबर 214 है, तो मिस्टर रॉय आप आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। आदित्य अपने आप को संभाल कर, ओके मिस्टर सिंघानिया, रात को मिलते हैं, ये कहकर आदित्य फोन काट देता है। फोन काटने के बाद अभियान आदित्य को पूछता है। अभियान आदित्य की तरफ कंफ्यूज होते देखकर, क्या हुआ भाई, किसका फोन था? आदित्य अपने आप को संभाल कर और एक लंबी सांस लेकर, मिस्टर सिंघानिया का फोन था। उनको कुछ अर्जेंट काम के चलते उनको कल ही कल अब्रोड जाना पड़ रहा है और वह अपना काम अब्रोड जाने की वजह से रुकवाना नहीं चाहते, तो इसलिए उनको कुछ डिस्कशन करना है मुझसे। अभियान ये सुनकर और सीरियस होकर, ये तो अच्छी बात है, पर बीच में आप कुछ सीरियस लग रहे थे, कुछ हुआ है क्या? मैं तो डर गया था, तो आप चले जाना 4 सीजन होटल में रात को। आदित्य कुछ देर चुप रहकर और अभियान से कहकर, वह अभी 4 सीजन होटल में नहीं रहते, उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। श्याम जी अभी ग्रीन पैलेस होटल में शिफ्ट हो गए हैं। जब अभियान ने इस होटल का नाम सुना तो वह भी शॉक्ड हो गया और उसने शॉक्ड होकर बोला, ग्रीन पैलेस होटल? अभियान इस होटल का नाम सुनकर टेंशन और सीरियस होकर, तो भाई आप जाओगे या मैं चला जाऊं? नहीं मैं ही चला जाता हूं, वैसे भी मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में तो पता ही है। आदित्य ये सुनकर और अभियान की तरफ देखकर और अभियान को रोककर, नहीं मैं जाऊंगा, वैसे तो मेरा अतीत था, मैं अतीत की बात भूल गया हूँ और आज मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करना चाहता, तो मैं ही जाऊंगा। ये कहकर आदित्य मीटिंग रूम से सीरियस होकर वहां से निकलकर अपने केबिन में चला गया। अभियान आदित्य की फिक्र करके, भाई मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग हो, पर दूसरी तरफ मीटिंग के सारे मेंबर्स कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। जब आदित्य अपने कमरे में पहुंचता है तो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके उस कड़वी यादों में चला जाता है जहां पर 9 साल पहले आदित्य और अदिति अलग हुए थे, ग्रीन पैलेस होटल। उस दिन आदित्य बहुत खुश था
क्योंकि बहुत दिनों बाद उसको अपनी लाइफ में उम्मीद की किरण दिखी थी। थोड़े हफ्तों पहले जो भी हुआ था, इसके कारण आदित्य और अदिति की लाइफ से दुखों का पहाड़ टूट गया था। ऐसे समय कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से उम्मीद से आदित्य मन ही मन में खुश होकर सोच रहा था, आज मैं घर जल्दी जाकर अदिति को मैं एक रोमांटिक जगह पर डिनर करवाता हूँ, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा। वैसे भी अदिति बहुत दिनों से परेशान दिख रही है, और हो भी क्यों ना, कितनी परेशानियों से उसके दिन निकले होंगे ना, पर हाँ, मैं आज सब ठीक कर दूंगा। जब आदित्य ये सब सोच ही रहा था, तब उसकी नजर अदिति और मिलिंद पर गई। तब उसको याद आया था कि अदिति ने सुबह कहा था अदिति और मिलिंद भी मीटिंग के लिए एक होटल में जाने वाले थे। ओहो, वे लोग भी इसी होटल में मीटिंग के लिए आने वाले थे। ये देखकर आदित्य बहुत खुश हो गया। आदित्य ने अदिति और मिलिंद को आवाज देने की बहुत कोशिश की, पर लोग दूर होने के कारण उन लोगों को आदित्य की आवाज सुनाई नहीं दी। पर जब आदित्य अदिति के थोड़ा नजदीक गया, तब वह नजारा देखकर शॉक्ड हो गया। अदिति और मिलिंद हाथ पकड़कर और एक दूसरे के इतने करीब होकर और हंसकर बातें करते करते एक होटल के कमरे में जाने लगे। जब अदिति कमरे में पहुंची ही थी, तब अचानक मिलिंद क्रीमी आलू पनीनी, मेरा कमाल। इसका कमाल Fun Foods Veg Mayonnaise from Dr. Utker. Taste a European legacy. अदिति को बाहों में उठाकर कमरे में लेकर चला जाता है। ये देखकर आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उस समय आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि आदित्य बहुत बुरी तरह से टूट गया था। तो भी वह हिम्मत करके कमरे तक पहुंचा। तब उसने सुना अदिति खुश होकर और मिलिंद की बाहों में रहकर, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। नहीं तो उस आदित्य के कारण मेरी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई थी। जो हुआ उसके साथ हुआ, पर उसके कारण मैं क्यों अपने आप को सजा दूं। एक तो आदित्य इतना बड़ा गधा है, खुद तो फंस गया, साथ में मेरी रेपुटेशन भी बर्बाद कर ली। मैंने अभी तो अपना करियर चालू ही किया था और उसने देखो क्या कर दिया। बस मैं उसे एक बार तलाक लेकर तुम्हारे साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर लूं। मिलिंद अदिति को कसकर गले लगाकर, तो ले लो ना तलाक, किसका इंतजार है तुम्हें। ये बात सुनकर आदित्य एकदम से हिल जाता है। पहले तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अदिति है या कोई और, पर अदिति तो मुझसे प्यार करती है। मेरी अदिति ये सब नहीं बोल सकती, ये मेरी अदिति है ही नहीं। मेरी अदिति मुझसे कितना प्यार करती है। जब आदित्य ये सोचकर बोल ही रहा था, तब अदिति और मिलिंद एक दूसरे के गले मिल रहे थे। ये देखकर आदित्य को पूरा यकीन हो गया था कि वह अदिति ही है। ऐसा नजारा देखकर आदित्य पूरी तरह टूट गया। थोड़ी देर रोने के बाद आदित्य ने अपने आप को संभाल कर और सदमे में रहकर वहां से जाने लगा। तब पता नहीं कैसे उसके हाथ से एक गिलास टूट जाता है। उसकी आवाज से अदिति और मिलिंद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अदिति चौंक कर और घबरा कर, तुम यहाँ कैसे। ये सुनकर आदित्य से रहा नहीं गया और उसने गुस्से से कहा। आदित्य उदास और आंखों में आंसू भरकर और इमोशनल होकर और गुस्से में, ये सवाल तो मुझे तुम दोनों से पूछना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तुम दोनों को तो काम के लिए जाने वाले थे ना। अच्छा हुआ मैं यहाँ आया और सब सुन लिया मैंने। आदित्य अदिति के करीब जाकर और उसकी बाह जोर से पकड़कर, आदित्य हद से ज्यादा गुस्से में, क्यों अदिति, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो क्यों किया तुमने। क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए, और उसके कारण तुम्हारा नाम बीच में आ रहा था इसलिए, बस इतना ही प्यार करती थी तुम। अच्छा हुआ मैंने अभी ये सब सुन लिया। तुम्हें इस रिश्ते से आजादी चाहिए थी ना, मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे दूंगा। ये कहकर आदित्य गुस्से में चला गया। जब आदित्य ये सब कह रहा था, तब अदिति अपना सर घुमाकर मन ही मन में रो रही थी। एक्चुअली ये प्लानिंग पूरी अदिति की थी। होटल में आना, आदित्य का ये सब कुछ सुन लेना, और दूसरी तरफ जब अदिति उस दिन को याद कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और अदिति रोकर बोली, मुझे पता है तुम मुझसे उस दिन के लिए नफरत करते हो और करोगे भी क्यों ना।
मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा और सबसे प्यारी और कीमती चीज तोड़ी, वह है भरोसा। तुम्हारी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी वही करता, पर आदि मैंने जो भी किया था तुम्हारे लिए किया था, तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। वो मैं नहीं करती तो तुम अपनी इज्जत, नाम, रुतबा सब गवा देते। वो सबूत किसी के हाथ लग जाते तो मैं ये सोच भी नहीं सकती तुम्हारी हालत कैसी होती। वैसे अदिति अपने आप को तुम्हारी से अलग कर सकती है, पर तुम्हारी इज्जत, नाम को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अदिति थोड़ा उदास होकर, आदि तुम्हारे बिना मैंने ये 9 साल कैसे बिताए वह सिर्फ मुझे पता है। हो सके तो अपनी अदिति को माफ कर देना। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।